नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में जनगणना 2011 से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जनगणना 2011 से। साथ ही साथ जनगणना जो 2021 की है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो पूरा हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन हुई नहीं। ठीक है, अभी हो सकती है, कभी भी ये शुरू की जा सकती है। इस बार की जनगणना का प्रोसेस डिजिटल होगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। फिलहाल हम लोग आज की वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। अगर आप इसको पढ़ करके जाते हो तो आप 1 या 2 नंबर अपना पक्का समझना, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिलने ही मिलने हैं। इस वीडियो की क्विज भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पर आपको क्विज मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो जनगणना की शुरुआत दोस्तों, जनगणना की शुरुआत भारत में होती है 1872 में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू होती है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बहुत से लोग दोस्तों 1881 लगा देते हैं, लेकिन 1881 सही नहीं होगा। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत पूछा जाए तब आप बताएंगे 1881, वो लॉर्ड रिपन का टाइम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई थी। फिर आगे चल करके 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर नियमित जनगणना की शुरुआत हो गई। यानी इसके बाद से फिर 10-10 साल के अंतराल पर जनगणना होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। आप बार बार पढ़ते चलोगे ना तो याद होता चलेगा आपको। वीडियो देखते ही देखते सब याद हो जाने वाला है। अगला, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो 1881 में हुई, लॉर्ड रिपन के टाइम से। ठीक है, 10-10 साल के अंतराल पर फिर होने लगा। देश में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होगी? अब आप सोचो, 1881 से शुरू हुआ है, 10-10 साल के अंतराल पर हो रहा है। यानी 81 के बाद 91, फिर 1901, फिर 1911, फिर 21, उसके बाद फिर 31, उसके बाद फिर 41, उसके बाद फिर 51। और आज़ादी कब मिली? 47 में मिली। तो 41 से 47 के बीच में, 41 से 51 के बीच में मिली। तो स्वतंत्र भारत की यानी आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब होगी? 1951 में होगी। तो आप 1951 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया? तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक महाविभाजक वर्ष, एक लघु विभाजक वर्ष। तो दोस्तों जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है, महाविभाजक वर्ष जो है वर्ष, ये 2021 को चुना गया। और लघु विभाजक वर्ष जो है, लघु विभाजक वर्ष, ये 1951 को चुना गया। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो महाविभाजक वर्ष पूछा गया है, आप 1921 लगा देंगे। लघु विभाजक वर्ष पूछा गया होता है तो आप लगाते हैं 1951। ठीक है, ये देखिए लघु विभाजक वर्ष का भी क्वेश्चन आ गया तो 1951 आप लगा देंगे। ओके, अगला, भारत में जनगणना की अवधि क्या होती है? तो प्रत्येक 10वें वर्ष, तो 10 वर्ष के बाद 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ठीक है, और जब 10 वर्षों का अंतराल, तो यानी कि आप देख पाओगे कि जब 2011 में हुई थी पिछली वाली, और अब वाली 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाई। तो 2022 में ये हो सकती है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अनाउंस किया हुआ है कि इस बार जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल बेस्ड होगी, डिजिटलीकृत होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी। तो कभी भी शुरू किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में ही पूरा जनगणना का डाटा आ सकता है आपके सामने। ठीक है, तो 2022 में होगी अगर होगी तो। ठीक है, अभी 2021 में तो नहीं हुई। चलिए अगला, जनसंख्या का अध्ययन किसे कहते हैं, को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है डेमोग्राफी। आप सबको पता है, डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला, 2011 की जनगणना का क्रम देश का कौन सावां है? तो 2011 की जो जनगणना का क्रम है दोस्तों, वो स्वतंत्र भारत की अगर बात करें, 2 टाइप से हम लोग देख सकते हैं ना। एक तो स्वतंत्र भारत की तरफ से देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के हिसाब से, तो कौन सा होगा? 7वां। क्यों? क्योंकि 1951, फिर 61, ठीक है, फिर 71, फिर 81, फिर 91, ठीक है, उसके बाद 2001 हुआ, उसके बाद अब 2011 हुआ। तो देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2011 वाला कौन सा था? 7वीं थी।
स्वतंत्र भारत की। लेकिन अगर देश की पूछा जाए कि देश की कौन सी जनसंख्या जनगणना थी, तो आप बताएंगे देश की 15वीं थी। आप लोग फुर्सत निकाल करके 1872 से काउंट कर लो, ठीक है। स्वतंत्र भारत की 7वीं बताएंगे और टोटल ओवरऑल बताएंगे आप 1872 से शुरू हुआ था तो 15वीं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों, एनटीपीसी में दोस्तों, क्योंकि 2021 से करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे गए लेवल 6 और लेवल 4 में, तो बाकी के जो लेवल के एग्जाम्स आने वाले हैं इसमें भी डेफिनेटली 2021 के करंट अफेयर पूछा जाएगा। और रेलवे की आदत है वो साल 1.5 साल के ऊपर से क्वेश्चंस पूछता है। तो आप देख पाएंगे ब्रह्मास्त्र ई बुक आप लोग के लिए लाई गई है जनवरी से दिसंबर 2021 का, बिल्कुल अपडेटेड। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 100% कवरेज वाली ई बुक ये लॉन्च की गई है। 3800 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन उनका मिल जाएगा, स्टैटिक जी के भी साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड वाले पॉइंट्स भी कवर कराए गए हैं। तो यानी कि आप इसमें कंप्लीट पैकेज पा जाते हो इस ई बुक के माध्यम से। ये ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, एमजेटी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप का नंबर आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये 4 है। तो इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग ई बुक ले सकते हो, प्राप्त कर पाओगे गूगल पे और फोन पे के जरिए पेमेंट करके भी। ओके, चलिए अगला, जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत का क्रम कौन सा है? तो जनगणना 2011 में स्वतंत्र भारत का क्रम ये 7वां था, ठीक है, ओवरऑल 15वीं। अगला है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का दोस्तों मोटो क्या था, ये पूछा गया है। मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगला, ये क्वेश्चन पूछा गया था बाय द वे, ये क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था, यानी मस्कट क्या था? तो मस्कट था दोस्तों प्रगकण शिक्षिका, ठीक है, प्रगकण शिक्षिका। अगला, भारत का प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? तो भारत की पहली जनगणना जो हुआ था उसका कमिश्नर हुआ करता था, अब तो जनगणना आयुक्त हुआ करते हैं। तो जो पहला जनगणना कमिश्नर था, आयुक्त को ही कमिश्नर कहा जाता है वैसे, वो कौन थे? वो थे दोस्तों डब्ल्यू प्लाडेन। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन, ठीक है। तो ये भारत की जनगणना के पहले आयुक्त थे, प्रथम आयुक्त। अभी कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन हुए ये भी जान लो, उसके बाद प्रथम आयुक्त पर चलते हैं। तो आज़ादी के बाद जब जनगणना हुई तो पहली बार आयुक्त किसे बनाया गया? जनगणना आयुक्त बनाया गया किसे? आर ए गोपालास्वामी को। अभी कौन है? अभी के टाइम पर है विवेक जोशी, विवेक जोशी, ठीक है ना। 2011 की जनगणना में किसे बनाया गया था? शैलेंद्र को बनाया गया था, शैलेश, ठीक है, शैलेश थे 2011 वाले में, और विवेक जोशी 2021-22 वाला जो होने वाला है इसके बनाए गए हैं जनगणना आयुक्त, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, आ गया क्वेश्चन, वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? ठीक है, तो वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी जी हैं। शैलेश कौन है? शैलेश दोस्तों 2011 की जनगणना के आयुक्त थे, ठीक है। विवेक कुमार, अभी विवेक कुमार नाम से दोस्तों निजी सचिव बनाए गए हैं पीएम मोदी के, निजी सचिव बनाए गए हैं पीएम मोदी के, तो नाम आप याद रखना है इनका भी। अगला, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब शुरू हुई? जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब शुरू हुई थी? 1931 में। और इस बार भी देखिए बहुत ज़्यादा डिमांड उठ रही है, बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए, खासतौर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी इसकी मांग कर रहे हैं, ठीक है। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी? देखिए अभी तक तो हम लोग चल रहे थे कहाँ पर? अभी तक हम लोग इतिहास में चल रहे थे। अब हम लोग 2011 जो जनगणना हुई थी, सेंसस 2011, इसके बारे में जो ऑफिशियल डेटा आया था उस पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या थी दोस्तों 121.08 करोड़। कितना? 121.08 करोड़। हालांकि अब बताया जाता है कि 140 करोड़ के आसपास में पहुंच गई है जनसंख्या। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना था? तो 2011 में जब जनगणना हुई थी दोस्तों, तो भारत की जो जनसंख्या थी ये विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी। कितना? 17.5% अकेले भारत में जनसंख्या थी दुनिया भर की। अगला,
पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुषों की जनसंख्या, अब देखो ये डाटा है सब, ठीक है ना, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, साक्षरता दर कितनी थी, ये सारी चीजें। तो पुरुषों की जनसंख्या थी दोस्तों 62.32 करोड़। ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिएगा, लिस्ट के अनुसार आप लिखिएगा, तैयार कीजिएगा तो तैयार हो जाएगा आसानी से। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 62.32 करोड़। अब महिलाओं की कितनी होगी, घटा दो आप 121 करोड़ से। ठीक है, अब बताइए महिलाओं की जनसंख्या कितनी बनी, 58.75 करोड़। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या। अगला, दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी, तो दशकीय वृद्धि दर यानी कि जब क्योंकि 10-10 वर्षों के अंतराल पर होता है जनगणना, तो 10-10 वर्षों के अंतराल पर जब हुआ तो 2001 की अपेक्षा ये बढ़ करके 2011 में कितने प्रतिशत की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली भारत में, तो दोस्तों 17.7% की ग्रोथ हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर पूछा जाए दुनिया में भारत का भाग कितना है तो आप 17.5 बताएंगे, और अगर पूछा जाए दशकीय वृद्धि कितनी है तो 17.7 बताएंगे। दोनों में आप इंटरचेंज मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी, वार्षिक वृद्धि दर, देखो अब दशकीय वृद्धि दर हम लोग जान लिए, वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो वो थी 1.64%। ठीक है, अगला, 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी थी, भारत की कुल साक्षरता दर ये थी 73%। सबसे साक्षर जिला राज्य बता दो आप, और सबसे कम साक्षर वाला राज्य आप बता दो। तब तक कमेंट करके बताओ, आगे अभी क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, जनगणना से सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। अगला, पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी और महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, तो पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए तो आप बताएंगे 80.9%। ठीक है, महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 64.6%। ठीक है, महिला साक्षरता दर 64.6%। और देखिए आ गया क्वेश्चन भी आ गया, तो 64.6% थी महिला साक्षरता दर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला, महिलाओं एवं पुरुषों का लिंगानुपात कितना था, तो दोस्तों ये अभी भारत की बात हो रही है। अभी देखिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं। पहले हम लोगों ने इतिहास जाना, फिर जनगणना 2011 के बारे में जाना, भारत के बारे में कि यानी देश में क्या क्या डाटा है। अभी हम लोग राज्यों पर पहुंचेंगे, फिर लास्ट में हम लोग जिलों पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप बताइए, भारत में जब जनगणना 2011 जो हुई थी उसके अनुसार महिलाओं और पुरुषों का लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात बेसिकली 1000 पुरुषों पर ये देखा जाता है कि कितनी महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, तो एक अनुपात निकाला जाता है। ठीक है ना, वही लिंगानुपात कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है। तो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार 943 महिलाएं थी प्रति 1000 पर। लेकिन अगर आपको याद होगा, अभी एक डाटा आया था, एक न्यूज आई थी, मैंने कवर भी किया था करंट अफेयर में, कि अब 1021 महिलाएं हो गई हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये रियल डेटा है, अभी लेटेस्ट डेटा है जो आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है देश में, 1021 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के शिशुओं के का लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात मतलब इससे ये पता चलता है कि कितने कितने बच्चे लड़के पैदा हो रहे हैं, कितने लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो ये शिशु लिंगानुपात जो है, क्योंकि पहले भ्रूण हत्याएं भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, इन सब के मामले कैसे कम किए जाएं, ये इसी सब चीज़ों के लिए ये डाटा लॉन्च किया जाता है। तो 919 था दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी 2021 वाला जब आएगा तब देखते हैं क्या डाटा आता है। अगला, 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व ऑन एन एवरेज पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आप बताएंगे 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। ये ओवरऑल भारत की है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भारत दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पर आपको पहाड़ भी मिलेंगे, बर्फीले एरिया भी मिलेंगे, समुद्र तटीय भी मिलेंगे, रेगिस्तान भी मिलेगा। ठीक है, और पठार भी इलाके मिलेंगे, और उसके बाद फिर मैदानी क्षेत्र तो है ही पूरा उत्तर भारत। तो इतनी विविधताओं वाला देश है। तो इसमें आप देखोगे उत्तर भारत में अगर आ जाओगे, उत्तर प्रदेश में, तो इतनी घनी आबादी मिल जाती है। वहीं आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, या फिर राजस्थान में वहाँ थार के मरुस्थल की साइड चले जाओ, तो वहाँ पर बहुत जनसंख्या घनत्व कम है। जनसंख्या घनत्व मतलब समझ रहे हो ना, कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, कितना सघनता है। ठीक है,
तो ओवरऑल ऑन एन एवरेज 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। लेकिन अभी राज्यों वाला डेटा मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा अभी देश का चल रहा है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। देखिए अब हम लोग आ गए हैं राज्य पर। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था जनगणना 2011 में, तो आप बताएंगे केरल का 1084 था, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी केरल में। अब और बढ़ भी सकता है, हो सकता है घट भी सकता है, नया जो डाटा आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा का था। हरियाणा में लिंगानुपात बहुत कम था, 879 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं रहा करती थी। ठीक है, अभी रियल डेटा आएगा तो देखना होगा क्या होगा। देखिए हरियाणा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है, और यहाँ पर यहाँ के जो खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा मेडल लाए हैं। ओलंपिक्स में तो बहुत ज़्यादा मेडल आए हैं। ठीक है, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, और इसमें महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है पिछले 10 सालों में। तो डेफिनेटली इस बार वहाँ के जो बाकी के परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो महिलाओं को और ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो ये डाटा तो चेंज होना तय ही है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात कितना है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का, यानी कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुडुचेरी। कौन सा है, पुडुचेरी है। ठीक है, अगला न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला है दोस्तों दमन एवं दीप। अच्छा, दमन दीव और दादरा और नागर हवेली को एक कर दिया गया है, दादरा एवं नागर हवेली। पहले दोनों अलग अलग हुआ करते थे, अब एक हो गए हैं। ठीक है, तो 2011 में जब डाटा आया था तब तो अलग ही था। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी किलोमीटर स्क्वायर में। ये बिहार की स्थिति है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग रहते हैं। देख रहे हो, कहाँ 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में, कहाँ 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला जनघनत्व कौन है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप बताएंगे दिल्ली। क्योंकि दिल्ली आप जानते हो एक बिल्डिंग बना दी जाएगी 12-15 मंजिले की, उस बिल्डिंग में इतने लोग हो जाते हैं जितने लोग आपके गांव भर में पूरा बसे हुए होंगे, तो जनसंख्या घनत्व तो बढ़ना ऑब्वियस सी बात है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो सबसे कम जनघनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है, अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, और चूंकि ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है तो इस वजह से यहाँ पर सब आराम से रहते हैं पूरा दूर दूर। ठीक है, तो जनगणना तो कम है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, कहाँ की हो सकती है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जब आई थी तब तो थे दोस्तों 19.98 करोड़। ठीक है, लेकिन 98 करोड़, लेकिन अभी का डाटा जो है ये 25 करोड़ से ज्यादा है। 25 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है आबादी उत्तर प्रदेश की, तो ये तो डेफिनेटली तय है। अगला जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो आप बताएंगे सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों जब जनगणना हुई थी 2011 की तो केवल 6.11 लाख लोग ही थे। बताइए, 6.11 लाख लोग ही सिक्किम में रहते थे। अगला किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो अगेन दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है, तो आप बताएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जनसंख्या सबसे कम है। अगला किस राज्य में जनसंख्या घटी है, 2011 में जो जनगणना आई उसके अनुसार किस राज्य में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आप बताएंगे नागालैंड। नागालैंड दोस्तों, और एक बात और याद रखिएगा, यहाँ की राजकीय भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश है। ठीक है ना,
यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है नागालैंड की। तो इकलौता ऐसा राज्य है। तो नागालैंड फिलहाल ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय जहां पर जनसंख्या घटी हुई है। अगला, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा थी। केरल में 94% लोग दोस्तों एजुकेटेड थे, साक्षर थे। ठीक है। सबसे कम साक्षरता किसकी थी? सबसे कम साक्षरता बिहार की थी। बिहार में 61.8% लोग ही साक्षर थे। ठीक है। तो ये सब डाटा आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम साक्षरता बिहार की। अगला, सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की है? तो महिला साक्षरता भी सबसे कम बिहार की ही थी और 51.5% की ही थी 2011 के अनुसार। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप बताएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। और न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा है? दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली। अब तो दमन दीव एक हो गया है, दमन एवं दीव भी एक पर हो गया है। ठीक है। कारण क्या होता है कि ये कुछ इलाके में, कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों जनजातियां भी रहती हैं, ट्राइब्स रहते हैं, तो उनको तो एजुकेशन देना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में था? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला दोस्तों महाराष्ट्र के ठाणे में है। ठाणे, ठीक है, जिसे थाने भी जाना जाता है। तो ठाणे जो है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे दिबांग घाटी। दिबांग घाटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, यहीं पर लिख दे रहा हूं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो आप बताएंगे दिबांग घाटी। कहां पर है ये दिबांग घाटी? दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 75 जिले हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और आबादी कितनी है? आबादी 25 करोड़ के ऊपर है, करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ दोबारा यहाँ से सीएम बन चुके हैं। क्लियर? तो ये तो थी दोस्तों जनगणना पर वीडियो ऑन डिमांड थी। आप लोग की डिमांड पर दोस्तों ये वीडियो लाई गई थी, वीडियो ऑन डिमांड थी, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। इसकी क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप लिख करके सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल फ्री में क्विज और PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज लेना चाहते हो तो आप वीडियो कोर्सेज ले सकते हो। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं। NTPC CBT 2 में अगर आप GS में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो, स्कोर को अपना बूस्ट करना चाहते हो, तो ये बैच ले सकते हो। GK GS बैच, यूपी लेखपाल बैच, यूपी खाकी बैच, ग्रामीण परिवेश, हिंदी, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये सारे इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। आप सब इनका फायदा उठा सकते हो। खास ऑफर भी चल रहे हैं। आप इन बैचेस पर कूपन कोड यूज करके, अलग अलग कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कर पाओगे। आपको जाना है एप्लीकेशन पर, हर एक वीडियो कोर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्काउंट कोड लिखा गया है। आप उसको यूज करते हो तो आपको निश्चित डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।